यहाँ बैठे कितने साथियों के घर में संविधान की किताब है। मतलब अभी भी 40% यहाँ उपस्थित लोग ऐसे हैं जिनके घरों में संविधान की किताब आज भी नहीं है। साहू जी महाराज, साहू जी की जो उपाधि मिली वो महिलाओं के द्वारा सौंपी गई कि साहू जी आप राजा हो सकते हैं, राजा हैं भी, लेकिन आप ब्राह्मण नहीं हैं और ब्राह्मण को किसी गैर ब्राह्मण की पूजा कराने के लिए नहाने की जरूरत नहीं होती। कि साहू महाराज ने छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात को खत्म करने की शुरुआत अपने शासनकाल में ही कर दी थी और भारत के संविधान में वही सारा चीज लिखा हुआ कि शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क होना चाहिए। निःशुल्क और अनिवार्य। भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए। यहां तक कि इंटर रिलीजन मैरिज भी कराया, मतलब अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह की भी शुरुआत करी। साहू जी महाराज की जयंती का अभियान चलाकर सारे मुद्दों पर यदि समाज के साथ घर घर गांव गांव जाकर ये करता है तो हमारे बहुत सारे जो अनछुए पहलू हैं उनको हम घर घर तक पहुंचा पाने में सफल होंगे। साथियों, भारत के संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन वी द पीपुल ऑफ इंडिया लिखा हुआ। हमें हमारे समाज को शब्दों से ज्यादा मारा गया है, तो शब्दों की जो मार है वो पकड़ने की जरूरत है। हम जिनके खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं उनके घर के हर कमरे में संविधान की किताब है। मूल निवासी समाज में जन्मे हमारे तमाम महानायक महानायिकाओं का वैचारिक वंदन करते हुए सम्मानीय मंच और इस पंडाल में पधारे सभी जांबाज साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। साथियों, जिस राजा ने अपने राजकाल में जो सोशल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश की, जिनकी हम आज जयंती के अंतिम पड़ाव पर आपके कोल्हापुर में हैं, आप सब लोगों के माइंड में ये बात भी चल रही होगी कि 1 महीने से ये जयंती का कार्यक्रम चल रहा है। 26 जून 1874 को जिनका जन्म होता है और 26 जुलाई 1902 को उन्होंने मराठों सहित सभी पिछड़े वर्गों को 50% का जो प्रतिनिधित्व राजा होकर भी जो घोषित किया, तो मैं अपनी बात रखूं इसके पहले मैं ये जानना चाहूंगा यहां बैठे कितने साथियों के घर में संविधान की किताब है। लगभग 60% के आसपास के लोगों का हाथ उठा। मतलब अभी भी 40% यहां उपस्थित लोग ऐसे हैं जिनके घरों में संविधान की किताब आज भी नहीं है। मैं ऐसा क्यों करवाया आपसे? भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता देने का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया है, ये हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं पूरी बात यहां नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी बात रखेंगे इस पर। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21
अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 45, मतलब 21, 38 और 45, ये सारे जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी को खत्म करना, फिर अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये जो सारे आर्टिकल्स आए हैं, कहाँ से आए हैं? खासकर हमारे महाराष्ट्र के साथी जो इस रीजन के होंगे, जो 24 साल भी नहीं हुए थे उनकी उम्र को, 20 साल की उम्र में जिनको राज संभालने का दायित्व सौंपा गया 1894 में, और उसी समय उनका जो पुराना, मतलब वास्तविक जो नाम है आप लोगों को ज्यादा पता होगा, यशवंत राव था, और 1894 में वो जो राज सिंहासन देने का कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में उनको साहू जी महाराज, साहू जी की जो उपाधि मिली वो महिलाओं के द्वारा सौंपी गई। इसमें मैं बस थोड़ी थोड़ी बात रख रहा हूं, पूरी डिटेल आप लोगों को पढ़ना है। वैसे कुछ डिटेल इस पत्रक में भी होगा। फिर 26 जुलाई 1902 को विदेश में रहते हुए भी उन्होंने वहीं से फरमान जारी किया कि हमारे राज्य कोल्हापुर में मराठों सहित सभी पिछड़ों को 50% का आरक्षण था या प्रतिनिधित्व था, जरा बताइए, उधर से बताइए। है ये रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा था, क्योंकि उन्होंने जब अपने पूरे स्टेट की मिनिस्ट्री का अध्ययन किया, अवलोकन किया, तो उनको पता लगा कि 90-95% पूरे मंत्रालय में, पूरे प्रशासन में ब्राह्मण लोगों का कब्जा है, और उनके साथ जो घटना घटी थी, उनके पुजारी ने जो उनके साथ भेदभाव किया था, मुझे लगता है आप लोगों को ज्यादा पता होगा, फिर भी मैं थोड़ी सी बातें रखते जा रहा हूं। उनका जो पुजारी था, जो उनकी पूजा करवाता था, वो प्रतिदिन कड़ाके की ठंडक में साहू महाराज को नहाने के लिए, मतलब ऐसा डाला था कि आपको नहाना ही पड़ेगा, लेकिन वो खुद नहीं नहाता था और महीनों नहीं नहाता था। तो उनके संपर्क में उनके अपने जो रिलेटिव थे, उन्होंने एक दिन क्वेश्चन उठाया कि हुजूर, आपका ये पुजारी है, ये बदबू मारता है, लगता है कभी नहाता ही नहीं होगा, और आपको इस ठंडक में भी नहला देता है। तो उन्होंने फिर उससे पूछा, तो उसने जवाब दिया कि साहू जी, आप राजा हो सकते हैं, राजा हैं भी, लेकिन आप ब्राह्मण नहीं हैं, और ब्राह्मण को किसी गैर ब्राह्मण की पूजा कराने के लिए नहाने की जरूरत नहीं होती। तब साहू महाराज ने उसी वक्त उसको पुजारी पद से हटाया
और ढोंडिवा नाम के व्यक्ति को, जो सत्यशोधक समाज के एक सदस्य थे, एक कार्यकर्ता थे, उनको अपना पुजारी बनाया। ये मैं मिसाल बता रहा हूं कि साहू महाराज ने छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात को खत्म करने की शुरुआत अपने शासन काल में ही कर दी थी, और भारत के संविधान में वही सारा चीज लिखा हुआ है। फिर उसके बाद 1907 में जब उन्होंने राधानगरी डैम बनाया, कौन सा डैम? राधानगरी डैम बांध। भारत के आर्थिक नीति में जो नदी घाटी योजना का जो कॉन्सेप्ट है, जरा इसको समझिएगा। जब अब ये लंबी चर्चा है, समय उतना नहीं है कि हम उतनी लंबी चर्चा करें। तो 1907 में राजर्षि साहू महाराज ने जो राधानगरी डैम बनाया, किसानों को उस डैम के माध्यम से सिंचाई का पानी सप्लाई करने के लिए जो सिस्टम डेवलप किया, बाद में फिर ये आगे डैमों की प्लानिंग हुई और एग्रीकल्चर को लेकर बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट किया है, बहुत सारी बातें हमारे लोगों को आज भी पता नहीं है, क्योंकि उतना समय नहीं होता मंचों से वो बात करने की। और चूंकि डिबेट इंग्लिश में है, सब लोगों के समझ में नहीं भी नहीं आती, और इतनी मोटी किताबें हैं, किताब देखकर ही हमारे लोगों के भूल भाग जाते हैं। तो ये सारी परिस्थितियां हैं कि सारा अध्ययन हम कर नहीं पाते। फिर उसके बाद 1912 में शिक्षा के संबंध में जो उन्होंने डिसीजन लिया, फिर 1917 तक में उसको 100% इंप्लीमेंट करके ये भी फरमान जारी कर दिया कि शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क होना चाहिए। निःशुल्क और अनिवार्य। भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में इसका जो फंडामेंटल राइट के तहत जिक्र है। फिर आप 45 में जाते हैं तो उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्यों को ये डायरेक्शन है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए। फिर 1919 में उन्होंने जो वीडो मैरिज का फरमान जारी किया, इंटर कास्ट मैरिज करवाया, यहां तक कि इंटर रिलीजन मैरिज भी कराया, मतलब अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह की भी शुरुआत करी और चाइल्ड मैरिज पर बैन लगाया। 1920 में बाबा साहब जो अपना अखबार चलाना चाहते थे, मूक नायक, उसके लिए बहुत बड़ा उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया और एक पब्लिक मीटिंग भी डॉक्टर बाबा साहब को ये अनाउंस किया कि ये आपके लीडर होंगे। मैं राजा हूं लेकिन लीडर नहीं हूं। तो ये सारी बातें उन्होंने करी। मैं 60 में ये छोटी सी बात बताने का प्रयास किया। अब मैं ये चर्चा करना चाहूंगा कि हम पिछले 6 साल से हम अपनी कार्यकारिणी में ये निर्णय लिए कि साहू महाराज के जो थॉट है, भारत के संविधान को यदि पूरा देखा जाए तो पूरे थॉट को संविधान में नियोजित किया गया है। तो हम पूरे देश में एक अभियान चला रहे हैं, BS4, भारतीय संविधान सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन। और इसके तहत हमारा एक विंग यदि पूरे 1 महीने साहू जी महाराज की जयंती का
अभियान चलाकर सारे मुद्दों पर यदि समाज के साथ घर घर गांव गांव जाकर ये करता है तो हमारे बहुत सारे जो अनछुए पहलू हैं उनको हम घर घर तक पहुंचा पाने में सफल होंगे। यहां तक कि साउथ इंडिया में तो कुछ लोग हो सकता है जानते हो या ज्यादा लोग भी जानते होंगे, लेकिन नॉर्थ इंडिया में साहू शब्द से बहुत सारे लोग कास्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। उत्तर भारत में साहू एक कास्ट होती है जिसको तेली कहा जाता है। जैसे साहू शब्द आता है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये उस बिरादरी के रहे होंगे और फिर वो सवाल करते हैं कि ये कौन थे, क्या किए, और इन सवालों के उत्तर में साहू महाराज का पूरा जीवन संघर्ष उनके सामने आता है। तब उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि हम कितने अंधेरे में जी रहे। तो एक महीने का जो अभियान है केवल जयंती मनाने का अभियान नहीं है। वैसे भी हम लोग जिस आंदोलन के कार्यकर्ता हैं उस आंदोलन में प्रतिमा में माला और विचारों में ताला डालने का कार्यक्रम नहीं होता। अभी आपने देखा इधर अन्य पार्टियों के, अन्य संगठनों के कार्यक्रमों में आप देखते होंगे कि उनके नेताओं का घंटों भर माल्यार्पण कार्यक्रम होता है ना। और इधर हम हमारे पुरखों के विचारों पर काफी गहन डिस्कशन, डिबेट करते हैं और समाज से भी ये आग्रह करते हैं कि आपके दिमाग में भी कोई सवाल होंगे तो आप, चूंकि ये समय कम होता है इसमें आप नहीं पूछ पाएंगे, लेकिन अलग से मिलकर के ग्रुप चर्चा करके वो मुद्दे आप ला सकते हैं और उन सारे मुद्दों को उस पर हम अच्छी गहराई से चर्चा करके आपका जो डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। साथियों, भारत के संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। जनरली हम उसको शॉर्ट में जल्दी पढ़ जाते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये दोनों वाक्य समझना हमको ज्यादा जरूरी है। हमें हमारे समाज को शब्दों से ज्यादा मारा गया है, तो शब्दों की जो मार है वो पकड़ने की जरूरत है। हमने आपसे हाथ उठवाया कि कितने घरों में संविधान है। हम जिनके खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं उनके घर के हर कमरे में संविधान की किताब है और हमारे घर में ही नहीं है। उनको इतना पता है किस अनुच्छेद के, किस लाइन के, किस शब्द के किस साइड में कामा लगा देने से अर्थ बदल जाता है, इतनी तक जानकारी उनको है। मैंने इसीलिए ये बात फोकस कर रहा हूं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हिंदी में हम भारत के लोग, हम सामान्यता पढ़ जाते हैं हम भारत के लोग। हम भारत के लोग पढ़ेंगे तो उसका दूसरी मीनिंग होगी, लेकिन हम भारत के लोग पढ़ेंगे तो उसकी मीनिंग दूसरी होगी। तो ये बहुत ही गहरा राज है इसमें, और यहां बैठे हुए हमारे लोग हैं, इसलिए मैं इस राज को खोलना चाहूंगा कि वी मतलब केवल हम ही क्या भारत के
लोग हैं, हम ही मतलब जिनका डीएनए L3MN है और उनकी जनसंख्या 90% से ज्यादा है। लेकिन खुला जो बाहर मंच होगा वहां इसकी मीनिंग नहीं समझाने की जरूरत है। कुछ बातें चौक पर करनी है और कुछ बातें चौकी पर करनी है। इसलिए हमारे लोग जहां हैं हमें उनको जो समझाना है कि डॉक्टर माइकल बामसाद ने जो अमेरिका के यूटा यूनिवर्सिटी में जेनेटिक साइंस के प्रोफेसर आज भी हैं, अभी उन्होंने जो डीएनए की 117 देशों के लोगों का ब्लड जो सैंपल इकट्ठा करके जो परीक्षण किया और ये बताया कि ये 90% से अलग जो लोग हैं उनका डीएनए भारत के खून के डीएनए से मेल नहीं खाता, वो यूरेशिया के ब्लड ग्रुप से मेल खाता है। तो इससे ये संविधान की वो जो लाइन में बता रहा हूं उसको आपको बहुत गहराई से अध्ययन करना है, अपने लोगों को समझाना है। गैरों को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गैर बहुत ज्यादा समझदार है और वो हर तरह से उसको इंटरप्रिटेट कर लेता है। इसलिए हमें हमारे लोगों को समझाना है। तो जैसे मैं एक वाक्य बोल रहा हूं, इससे यदि आपको समझ में आएगा कि पुलिस विभाग में एक वाक्य यूज होता है, रोको मत जाने दो, और रोको मत जाने दो। वाक्य वही है, बोलने की स्टाइल चेंज हो रही है। रोको मत जाने दो मतलब रोक लेना है, जाने नहीं देना है। लेकिन आगे जब कहा रोको मत जाने दो, वाक्य वही है, उसके पूरे अक्षर वही है, पाई मात्रा में भी कोई परिवर्तन नहीं आया है, सिर्फ बोलने के ट्रिक में अंतर आता है और पूरा मीनिंग चेंज हो जाती है। रोको मत जाने दो और रोको मत बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इसलिए मैं शब्दों पर ज्यादा फोकस करना चाह रहा हूं कि हम सभी ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ये लिखा पढ़े लोग, लेकिन अपने आप को बताते हैं कि हम क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 1954 में एक बात कही कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 30 वकील होंगे वो समाज प्रबुद्ध समाज होगा और उसकी तरफ कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता है। आगे वही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान में ये कहते हैं कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर फूले के साहू के विचारों को, बुद्ध के विचारों को, कबीर के विचारों को, रविदास के विचारों को संविधान में अक्षरशः लिखना चाह रहे थे। जितनी कोशिश हो सकी उतना लिखा भी उन्होंने। तो आप भारत के संविधान के अनुच्छेद 38 में जो सोशल वेलफेयर स्टेट बनाने का कॉन्सेप्ट है, राज्यों को डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन शुरुआत में संत रविदास की उस बाणी से आया है जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। और उस राज का नाम बेगमपुरा होगा। कौन सा पुरा? बेगम, जिसमें कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो, ऐसे राज्य की स्थापना करने का
संदेश जिन्होंने दिया, तथागत बुद्ध के वो जो विचार समतावादी विचार थे, सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में उसको प्रतिस्थापित किया, साहू महाराज ने अपने शासन काल में उसको प्रतिस्थापित किया, और बाबा साहब को जब ये अवसर मिला तो उन्होंने इसको पॉलिसी के रूप में संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 38 में इसको लिपिबद्ध किया। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट है, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले 1882 में इसका कॉन्सेप्ट लाते हैं कि मंदिरों में, संस्कारों में, हर जगह जो ब्राह्मणों का 100% रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन को काउंटर करने के लिए ये जो आइडिया है राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने 1882 में दिया और इसको प्रैक्टिस में कन्वर्ट किया 26 जुलाई 1902 को राजर्षि साहू महाराज ने। और बाबा साहब को जब संविधान लेखन करने का अवसर मिला तो उन्होंने उसको पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया, और उस पॉलिसी में कन्वर्ट करने के बाद उन्होंने जो 6743 टुकड़े थे कास्ट का कन्वर्जन क्लास में किया। और बाबा साहब तो ये चाहते थे कि एक ही क्लास हो, लेकिन विनोबा भावे एंड कंपनी का जो भूदान आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के माध्यम से बाबा साहब ने जो बात समाज को संदेश दिया था, डिग्रेड योर कास्ट, तो विनोबा भावे एंड कंपनी ने उसको काउंटर किया और समाज में ये मैसेज दिया कि अंबेडकर तुमको नीच बनाना चाहता है, तुम हमें जमीन दे दो, मैं तुम्हें जनेऊ पहनाऊंगा और तुम्हारी जात ऊंची कर दूंगा, अपग्रेड योर कास्ट। तो ये कह के काउंटर किया और बाबा साहब सही मायने में जो एक ही क्लास लाना चाहते थे वो उनको 3 क्लास में रुकना पड़ा। फिर भी 6743 जातियों को 3 क्लास में लाया। मतलब बाबा साहब का जो कारमा रह गया था एक क्लास बनाने के लिए, वो कारमा हमारे ऊपर जिम्मेदारी के रूप में है कि हम एक मूल निवासी क्लास बनाएंगे जिसकी सामूहिक पहचान होगी, और इस सामूहिक पहचान के माध्यम से ही हमारे पुरखों का जो विचार है, फूले अम्बेडकरी विचार, उस विचार के माध्यम से इस देश में मूल निवासियों के लिए, मूल निवासियों के द्वारा सत्ता स्थापित करेंगे। और इसी मकसद को लेकर के हम पूरे देश में तालुका लेवल तक, गांव लेवल तक राजर्षि साहू महाराज की जयंती मना करके ये संदेश पहुंचा रहे हैं। और आप सबसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस कार्यक्रम में अपना सहभाग करेंगे। आप सभी अपना अमूल्य समय देकर यहाँ उपस्थित हुए, आपने मुझे सुना, हमारे साथियों को भी सुनेंगे, इसके लिए आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।